हेलो, इस वीडियो में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में लाया गया और उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके नाम पर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसलिए जो 1784 में एक्ट जो बना उसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। अगर पिट्स इंडिया एक्ट के इंट्रोडक्शन के कारणों की हम चर्चा करें तो हम देखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटरी एक्ट के बाद भी कंपनी में भ्रष्टाचार जो है और भाई भतीजावाद नेपोटिज्म जो है वो फ्लोरिश कर रहा था, वो कंटिन्यू मूवमेंट में था। यहाँ तक कि गवर्नर जनरल के जो परिषद के मेंबर थे बॉरवेल और फिलिप फ्रांसिस, उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार किए और साथ ही जो आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किए थे। तो इसके अलावा और गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल को भी कंप्लीट अथॉरिटी नहीं मिली थी। उनको अपने डिसीजंस के लिए जो है उनके जो परिषद के मेंबर हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ता था और जो डिसीजन होता था वो बहुमत का ही डिसीजन होता था और वो बहुमत के डिसीजन को चाहे वो गलत भी हो तो उसको रद्द नहीं कर सकते थे। तो उनको भी कंप्लीट अथॉरिटी नहीं मिली थी। तो इन कारणों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से पिट्स इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और पिट इंडिया, अगर इसके हम प्रावधानों की बात करें तो इसके में सबसे पहले ड्यूअल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। दोहरे शासन प्रणाली या द्वैध शासन प्रणाली जो है वो आप कह सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू द्वैध शासन प्रणाली की एक तरीके से शुरुआत हुई थी। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि व्यापारिक मामलों के लिए थे और दूसरा जो था वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों के लिए था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 तो मेंबर थे। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 मेंबर थे, इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। इस 6 मेंबर में एक जो है आपके वहाँ के अर्थ मंत्री होते थे, दूसरा जो होता था वो विदेश सचिव होता था। विदेश सचिव जो है वो एक परिषद का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट होता था। इसके अलावा प्रिवी काउंसिल के 4 मेंबर होते थे जिसका कि अपॉइंटमेंट है वो राजा के थ्रू, वहाँ के सम्राट के थ्रू होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को सैन्य संबंधी या राजस्व संबंधी सारे अधिकार दे दिए गए थे और वो इसके लिए डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करता था। तो ये अगर इसका हम बात करें तो ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट का एक मुख्य प्रावधान था। और अगर हम दूसरे प्रावधान की बात करें तो एक दूसरे प्रावधान में गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या जो है वो 4 से घटा करके 3 कर दी गई थी और इन तीनों में से जो है कोई एक मेंबर वो सेनापति, उसका सेनापति होना अनिवार्य था। रेगुलेटरी एक्ट में जो है वो गवर्नर जनरल की परिषदों की संख्या, परिषद में सदस्यों की संख्या 4 थी, इसमें 4 से घटा करके 3 कर दी गई थी। ऐसा बेसिकली इसलिए किया गया था कि गवर्नर जनरल को और अधिक पावर मिल सके और साथ ही साथ इसमें गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार भी दिया गया। वो जो है अब गलत डिसीजंस को जो है वो रद्द कर सकता था। और अगर हम तीसरे प्रावधान की बात करें तो इसमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को है कंप्लीट आपके बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। रेगुलेटरी एक्ट में भी कुछ अधीन किया गया था लेकिन फिर भी वहाँ के जो प्रेसिडेंसी के जो अधिकारी थे वो लोकल अथॉरिटी से, वहाँ के लोकल राजाओं से युद्ध वगैरह करने के लिए इंडिपेंडेंट थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है वो उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया और दोनों प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और एक तरीके से जो कलकत्ता है वो तीनों प्रेसिडेंसियों की राजधानी हो गई। और पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार ब्रिटिश भारत का अधिक्षेत्र जो है ये शब्द जो है यूज़ किया गया। कई कुछ पार्ट में जो अगर भारत के कुछ पार्ट को देखें तो वहाँ पे जो लोकल राजा है वहाँ के उनका ही शासन था और जहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनी का शासन था तो उनको ब्रिटिश भारत का जो है वो क्षेत्र कहा गया और ये शब्द का जो इस्तेमाल है पहली बार हुआ था। इसके अलावा हम और अगर पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान की चर्चा करें तो इसमें कंपनियों को
उपहार लेने की मनाही कर दी गई। कंपनी के अधिकारी जो हैं अब वो जो लोकल लोग हैं उनसे गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते थे। और गवर्नर जनरल जो है वो अगर लोकल अथॉरिटी से युद्ध करना चाहे तो उसके लिए उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनकी परमिशन, उनकी स्वीकृति जो है वो लेनी ज़रूरी कर दी गई थी। और इसके इसके हम ड्रॉबैक की बात करें तो इसके में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की शक्तियों को प्रॉपर बाइफरकेट नहीं किया गया। कोई एक बीच में एक बाउंड्री लाइन नहीं खींची गई कि इनके अधिकार ये हैं या इनके अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलग अधिकार हैं या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के अधिकार अलग अधिकार हैं। इस पे एक बहुत अच्छे से प्रकाश नहीं डाला गया। तो ये आपका बिट्स इनडायरेक्ट है। थैंक यू।